या तो इसका आधार आर्थिक आधार होना चाहिए। गरीब तो आदमी चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। उच्च समाज के बच्चे टैलेंट होते हुए 90% वाले 95% ना तो उनको अच्छी जगह दाखिला मिल पाता, ना अच्छे कोर्स मिल पाते। लेकिन उस फंड का कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं होता है और जो काम होता है 2-4 महीने में ही फिर से पुनः वही आ जाता है। इसके बारे में क्या आपका मानना है? आज भी हमारे नई दिल्ली में अंग्रेजों की बनाई हुई, कलकत्ता में अंग्रेजों की बनाई हुई अलग अलग बिल्डिंगें खड़ी हैं, संसद भवन खड़ा है, इंडिया गेट खड़ा है। तो ये सारी चीजें आज भी वही की वही हैं। और हमारे जो नए नए 1 साल में 6 महीने में गिर जाते हैं, सिर्फ यही है कि भ्रष्टाचार है। स्वावलंबित बनाने के बजाय मुफ्त की योजनाएं यानी मुफ्त की रेवड़ी देती है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मूल चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? जिनको अनाज फ्री मिल जाता है, बस का भाड़ा फ्री है, बिजली फ्री है, उनको कमाने की जरूरत ही नहीं है। वो सारे दिन जो है ना आरामखोरी करते हैं। आपको सरकार को चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना फ्री करे, और दूसरे देशों में भी ऐसा ही है। यहाँ सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा नगण्य है। इन चीजों पे सरकार को क्या कड़े नियम अपनाने चाहिए, इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, एक तो जो दिल्ली की आबादी या एनसीआर की आबादी है उसके अनुसार पुलिस का इंतजाम नहीं है। अभी पीछे गड्ढे भी भरवाए गए, पर दिल्ली देहात में गड्ढे नहीं भरे। नई दिल्ली में भर गए होंगे गड्ढे, या इधर बाजार में या शहर में भर गए होंगे। दिल्ली देहात अभी भी ऐसा है, बिल्कुल रोड खराब पड़ी है। आप यहाँ से पंजाबी बाग से नांगली चले जाओ, उससे आगे टिकरी बॉर्डर चले जाओ, सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं। कपड़े, हमारे शास्त्रों में लिखा फटे हुए कपड़े नहीं पहने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए हरदम। वो जीन्स पहनेंगे, पैंट पहनेंगे फटी फटी, और जानबूझ के फाड़ते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी अपनी संस्कृति से अलग चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने और ज्यादा मोबाइल के बिना, तो छोटा सा भी बच्चा है उसके मोबाइल छीन लोगे तो वो रोने लग जाएगा जब तक वो दूध नहीं पिएगा। इस तरह की हादसे हो रहे हैं। मैं वर्तमान सरकार को देख रहा हूँ कि शहर को सौंदर्यीकरण के बजाय ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, हिंदुस्तान की जो भी आय भी है ना, वो खेती से ही आती है। विदेशी मुद्रा खेती से ही आती है। और जो खेत वाले हैं उनको कुछ नहीं अपना हक मिल रहा। उनके, आप देखोगे हिंदुस्तान में कितनी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ रोटी गाय के लिए निकलेगी, एक रोटी कुत्ते के लिए निकलेगी, तो सब कुत्तों का भी पेट भर जाएगा, गाय का भी पेट भर जाएगा। वो आपको मतलब काटेगा क्यों जब उसका पेट भरा होगा। जब वो नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने एपिसोड के तहत प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके विचारों को लेकर के अपने दर्शकों तक उन विषयों को रखता हूं। आज ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, आप उद्योगपति तो है ही, साथ में बहुत बड़े समाज चिंतक हैं जो समाज के हित के लिए समयानुसार अपने विचार लोगों तक भेजते रहते किसी न किसी माध्यम से। ऐसे ही प्रमुख व्यक्तित्व आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, जिनसे आज उनके विचार को लेकर के हम रूबरू होंगे और आप सभी तक उन विचारों को फैलाएंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। सर, एक सफल उद्योगपति तो आप है ही, लेकिन समाज की सबसे ज्यादा चिंता आप करते हैं कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये प्रेरणा कैसे जागृत हुई? ये इसलिए हुई, जैसे पीछे हमारे पूर्वजों ने देखा, भी पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। जब देश है तो धर्म है, और धर्म है तो समाज है, और व्यापार भी जब ही है। समाज में गड़बड़ होगी या कोई मतलब खलल पड़ेगा, जैसे युद्ध शुरू हो गया, तो वो व्यापार भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मेरे को लगा कि भी पहले देश होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, समाज होना चाहिए। इसलिए मैं इसके चिंता करता हूँ। सर, आप बड़ी बारीकी से देखते हैं कि जरूरतमंदों को उनका हक मिलना चाहिए। जैसे कि बीते दिनों बड़ी चर्चा हुई कि आरक्षण में संशोधन होना चाहिए, और आपने बड़ी अच्छी बातें कही कि आरक्षण का एक प्रारूप है। वो क्या था? मतलब ऐसा, जब हमारा देश आजाद हुआ 10 साल के लिए संविधान में दिया गया था आरक्षण का, वो बढ़ते बढ़ते आज तक लागू है। तो ये गलत है। मैं आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, पर ये गलत है। या तो इसका आधार आर्थिक आधार होना चाहिए।
गरीब तो आदमी चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बढ़िया हो, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बार मिलना चाहिए, ये नहीं उसकी तरक्की में भी आरक्षण मिलता जाए, उसकी बढ़ोतरी होती जाए। जो छोटा, पहले मेरे साथ सामने तो शायद कई लोग बैठते हैं जो मिलिट्री में है या पुलिस में है, इस तरह के लोग बैठते हैं। वो कहते हैं कि कल तक हमारे नीचे सिपाही था, आज वो एसीपी हमारा साहब, कल तक वो हमारे को सलूट मारता था, आज हमारे को उसको सलूट मारना पड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत दिक्कत होती है। हमारे ही बच्चे जो है ना, उच्च समाज के बच्चे टैलेंट होते हुए 90% वाले, 95%, ना तो उनको अच्छी जगह दाखिला मिल पाता, ना अच्छे कोर्स मिल पाते। और दूसरी लोगों को 45%, 40%, यहाँ तक कि कई बच्चों ने तो क्या है, उसको नकल मार के मैंने पास करवाया, उसको न्यायिक व्यवस्था में भी और जगह जगह अलग विभागों में भी रोजगार मिल जाता है। पर हमारे बच्चे, इसीलिए यहाँ से जो बरू प्रतिभा के है बच्चे, अच्छे बच्चे, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इसलिए होता है ये। यानी कहीं ना कहीं आपका मानना है कि देश के अंदर जो प्रतिभा देश को आगे बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो सकते थे, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आरक्षण का प्रारूप ठीक नहीं है। वही वही कारण है इसका। इसी कारण है, जो अच्छे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, उस पर खर्चा हम करते हैं, सब करते हैं, वो बाहर लोग जा रहे हैं। सर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सार गर्भित प्रश्न है, किसी भी सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य किए जाते हैं, एक अच्छा खासा फंड लगता है। सरकारी योजनाओं के तहत तो सबको पता है कि अच्छा फंड लगता है, लेकिन उस फंड का कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं होता है, और जो काम होता है 2-4 महीने में ही फिर से पुनः वही आ जाता है। इसके बारे में क्या आपका मानना है? ये भी सब भ्रष्टाचार की जननी वाली बात है। अभी बिहार में और कई और प्रदेशों में भी ना पुल गिर गए, जो नए नए पुल बने थे वो गिर गए। भ्रष्टाचार है, जो सही सामान नहीं लगाते, कुछ करते। आज भी मैं अंग्रेजों का समर्थन नहीं कर रहा, आज भी हमारे नई दिल्ली में अंग्रेजों की बनाई हुई, कलकत्ता में अंग्रेजों की बनाई हुई अलग अलग बिल्डिंगें खड़ी हैं, संसद भवन खड़ा है, इंडिया गेट खड़ा है, जो 100 साल से पहले का खड़े बनाए हुए हैं, राष्ट्रपति भवन है। तो ये सारी चीजें आज भी वही की वही हैं। और हमारे जो नए नए 1 साल में 6 महीने में गिर जाते हैं, सिर्फ यही है कि भ्रष्टाचार है। तो आप मानते हैं कि जो उसमें तत्कालीन अधिकारी होते हैं या जिनके नेतृत्व में काम होता है, उनकी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि काम अच्छा हो? ये तो सबसे जरूरी है। मैं तो इसमें और भी देखता हूँ, जो जो उनको मापदंड देने चाहिए कि भाई तुम्हारी भी जिम्मेवारी बनती है, ये नहीं ठेकेदार की जिम्मेवारी, पहले उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसकी देख रेख में काम हुआ, और वो ठेकेदार ने गलत किया या उसने पैसे खा के गलत किया तो वो बिल्डिंग गिर गई या पुल गिर गया। तो ये ऐसे ऐसे कई हादसे हुए और जिसमें जान हानि भी हो जाती है कई बार। तो ये बहुत ही गलत है, और हमारे जैसे विकसित देश के लिए तो बहुत ही गलत है। एक तरफ तो पैसा बर्बाद जा रहा है, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। नई नई योजनाएं कैसे बनेगी, विकसित देश कैसे होगा? सर, एक बहुत ही सार्थक प्रश्न है कि कोई भी सरकार अपने नागरिक को स्वावलंबित बनाने के बजाय मुफ्त की योजनाएं यानी मुफ्त की रेवड़ी देती है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो मूल चीजें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? मैं तो पहले से इस बारे में कह रहा हूँ कि जो आजकल अनाज बांट रहे हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी लिखे है हराम की रोटी नहीं खानी चाहिए, हक हलाल की भोजन करना चाहिए, मेहनत करके रोटी खानी चाहिए। तो ये जो मोदी सरकार, जबकि मैं भी उन्हीं लोगों से जुड़ा हूँ, आरएसएस का मैं 1962 से मेंबर हूँ, स्वयंसेवक हूँ, पर ये जो गलत कर रहे हैं ना, इनका भी मैं घोर विरोधी हूँ। जो अनाज बांटना, फ्री में चीनी देना, चावल देना, अनाज देना, ये सब गलत है। हक हलाल की रोटी है, इससे तो और ज्यादा निठल्ले हो रहे हैं हमारे लोग, और बिल्कुल काम करके राजी नहीं है। मैं दिल्ली में भी देखता हूँ और बाहर अलग अलग प्रदेशों में भी देख रहा हूँ, जिनको अनाज फ्री मिल जाता है, बस का भाड़ा फ्री है, बिजली फ्री है, उनको कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे दिन जो है ना हरामखोरी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप जो है इसको, ये भी मैं साथ साथ देखता हूँ कि बच्चे जो हैं टैलेंटेड बच्चे हैं, गरीब के भी बच्चे टैलेंटेड, पर वो आगे तक पढ़ा नहीं पाता है, उसकी फीस नहीं दे पाता है। ऐसे ही जो स्वास्थ्य के बारे में है, मैं ऐसे ऐसे गरीब देखे जो बेचारी घरवाली है या बच्चा है, उसका स्वास्थ्य के चक्कर में जो है ना इलाज नहीं करा पा रहा, पैसे के लिए इलाज नहीं करा पा रहा, तो वो बेचारा मृत्यु हो जाती है उसकी। तो इस तरह का मतलब हमारे को भी बहुत महसूस होता है। आपको, सरकार को चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ना फ्री करे, और जो दूसरे देशों में भी ऐसा ही है।
अनाज देना तो और गलत है बिल्कुल, बल्कि एक्सपोर्ट और घट गया। अभी मोदी जी लाखों टन अनाज इंडिया में बांट रहे हैं, पर जो हमारा बाहर का था गेहूं और उसकी मैदा आटा जो है ना उन्होंने बंद कर रखा है करीब 4 साल से, जो कि विदेशी मुद्रा लाता था और यहाँ आराम में बट रहा है, फ्री में बट रहा है। तो ये सारी चीजें मुख्य रूप से गलत हैं। हम लोग राजधानी में रहते हैं सर, राजधानी को देश का केंद्र माना गया है। यहाँ सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा नगण्य है। आए दिन कहीं न कहीं कोई घटना सुनने को मिलती है कि आज उसको छीना झपटी हो गई, उसको चाकू मार दिया। इन चीजों पे सरकार को क्या कड़े नियम अपनाने चाहिए, इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, एक तो जो दिल्ली की आबादी या एनसीआर की आबादी है उसके अनुसार पुलिस का इंतजाम नहीं है, बल्कि दिल्ली तो आप तो छोटी बात कह रहे हो छीना झपटी की, मैं तो कह रहा हूँ रेप के कांड सबसे ज्यादा दिल्ली में होते हैं। तो ये हमारी गलती है या हमारे कमी है जो इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और मतलब इसके कई कारण भी हो सकते हैं, पर जो पुलिस की स्ट्रेंथ है या भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली बात है, ये सब करेंगे जब भी ये सब चीजों में सुधार होगा। एक मेरा बड़ा ही सार्थक प्रश्न है कि कोई भी नेता या मंत्री बनते हैं, उनके लिए सरकारी आवास आवंटित होता है, जो एक प्रक्रिया के तहत बहुत पुरानी चीजें हैं। लेकिन आज अगर कोई मंत्री जी उस आवास को छोड़ते हैं और 2 महीने पहले उन्होंने काम करवाया है और कोई दूसरे मंत्री जी उस आवास में आते हैं तो पुनः से उसका नवीनीकरण होता है, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इस बारे में आपका क्या सुझाव ये है? तो देश की संपत्ति का दुरुपयोग है। मतलब इस तरह की दुरुपयोग करना, हम लोग दूसरी पार्टी वालों के लिए आलोचना करते हैं और अपने ही लोग उसमें से लिप्त हो रहे हैं। तो ये तो सबसे गलत बात देश की संपत्ति का, देश के पैसे का दुरुपयोग है। जो पैसा हॉस्पिटल में, सड़कों पर या सफाई पर लगना चाहिए, इस समय आप देखेंगे दिल्ली में सफाई के क्या, अभी पीछे गड्ढे भी भरवाए गए, पर दिल्ली देहात में गड्ढे नहीं भरे। नई दिल्ली में भर गए होंगे गड्ढे, या इधर बाजार में या शहर में भर गए होंगे। दिल्ली देहात अभी भी ऐसा है, बिल्कुल रोड खराब पड़ी है। आप यहाँ से पंजाबी बाग से नांगली चले जाओ, उससे आगे टिकरी बॉर्डर चले जाओ, सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं। मतलब इस तरह की सोच नहीं है। और मतलब फ्री फंड में जो है ना नए पर्दे बदले जा रहे हैं, नए एसी लग रहे हैं, नए कुछ सोफे आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा, बहुत गलत है। और ये भी जो दूसरों को सिखाते हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरों को सीख दे रहे हैं। घर बना लिया, वो ऐसा कर लिया, क्या रखा था ये नाम उसका, केजरीवाल शीश के, महल। है शीश महल। तो इस तरह की बातें करते हैं और अपने पार्टी के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है ये बातें। सर, उत्सव का महीना चल रहा है, सावन का महीना बीता है, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाले दिनों में, फिर दशहरा महोत्सव होगा और आप तो बहुत पुरानी एक दशहरा कमेटी है, उसके प्रधान भी है। मैंने देखा है आजकल, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा एक सारगर्भित प्रश्न है। बच्चों को अपनी संस्कृति बनाए रखना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। आजकल मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, धार्मिक उत्सव में जब भाग लेते हैं तो बच्चे लिबास का ख्याल नहीं रखते हैं, जो एक संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। तो उस बारे में आपका क्या मानना है? ये तो मैं देख रहा हूँ बाहर विदेशों में भी जो है ना, विदेशी लोग हमारी हिंदू संस्कृति को अच्छा मांग रहे हैं, शाकाहारी को अच्छा मान रहे हैं, पर हमारे लोग जो है ना मांसाहार में लिप्त होते जा रहे हैं। इंडिया के लोग, भारत के लोग। और साथ ही पहनावा जो है ना, एक तो कपड़े, हमारे शास्त्रों में लिखा फटे हुए कपड़े नहीं पहने चाहिए, धुले हुए कपड़े होने चाहिए हरदम। वो जीन्स पहनेंगे, पैंट पहनेंगे फटी फटी, और जानबूझ के फाड़ते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सारी अपनी संस्कृति से अलग चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई धोती बांध के राजी नहीं है आजकल, पुराने जो हमारे पहनावे थे वो रख के राजी नहीं है। तो वो पाश्चात्य की तरफ चल रहे हैं और हम जो है, और वहां के लोग जो है ना हमारी संस्कृति को मान रहे हैं कि भाई इसमें उपयोग है। लोग, लाखों लोग जो है ना, अभी कुंभ हुआ था तो उसमें लाखों लोग हिंदू बने। जो वहां के यूरोप के लोग थे, ईसाई लोग थे, वो हिंदू ग्रहण किया। बड़े बड़े अरबोपति खरबोपति आदमियों ने, वो हमारी संस्कृति को अच्छा मान रहे हैं। और हमारे बच्चे जो है मांसाहार में भी लिप्त हैं, पहनावे में भी गड़बड़ करते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने। अब वो कहेंगे कि मतलब इस तरह की बात कहनी भी नहीं चाहिए। अपनी माँ है, बहन है। एक सबसे ज्यादा मैं तो ये देखा रोड पे ना, मतलब अपने रोटी खाने का भी होश नहीं है या पढ़ाई का भी होश नहीं है, सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी अपनी जो है ना मतलब गलती है अपने समाज की। ना वो पढ़ाई, बच्चा है पढ़ाई पे ध्यान लगाए।
व्यापार है, व्यापार भी मैं देखता हूँ, सब्जी वाला भी सारे दिन मोबाइल पे लगा है, कोई गाहक आ रहा है जा रहा है वो देखता ही नहीं। नहीं तो उसको आकर्षण आंख से आंख मिलेगी जब भी तो गाहक आएगा। तो ये चीजें मैंने समाज में रोड पे चलते हुए भी देखी हैं। एक दो तो हादसे ऐसे भी हो गए, लड़की जा रही है मोबाइल सुनती, सामने खंबा है, उसका सिर फूट गया खंबे से। तो इस तरह की बातें ना, सारे दिन मतलब फोन पे ही लगे रहना, अलग अलग रील टाइप बनाए। सबसे ज्यादा शायद रील तो हमारे हिंदुस्तान में ही बनती है, और किसी को कुछ काम ही नहीं है। पहले था हमारे देश में ताश खेलते रहते थे, या गांव के लोग हुक्का बजाते रहते थे। पर ये चीजें छोड़नी चाहिए, और ज्यादा पकड़ ली है लोगों ने। युवा हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने और ज्यादा, मोबाइल के बिना तो छोटा सा भी बच्चा है उसके मोबाइल छीन लोगे तो वो रोने लग जाएगा जब तक वो दूध नहीं पिएगा। इस तरह की हादसे हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। यानी आपका मानना है सर, कहीं न कहीं आधुनिकता ने हमारी संस्कृति के साथ कुठाराघात किया है। ये जो मोबाइल था एक मतलब संदेश देने का साधन था कि भाई संदेश आ भी जाए चला भी जाए, उसको लोगों ने दूसरे कामों में लगा दिया। तो उसकी उपयोगिता जो है ना दूसरे काम में और अपने समय बर्बाद करने में लगी हुई है। या आधुनिकता का ये असर है। सर, आप एक उद्योगपति के साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि को आपने जिया है। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय है खासकर, वो भी काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। मैं बस वर्तमान सरकार को देख रहा हूँ कि शहर को सौंदर्यीकरण के बजाय ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखो, हिंदुस्तान की जो भी आय भी है ना वो खेती से ही आती है, विदेशी मुद्रा खेती से ही आती है। और जो खेत वाले हैं उनको कुछ नहीं अपना हक मिल रहा उनके। आप देखोगे हिंदुस्तान में कितनी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किस किस स्थिति से गुजर रहे हैं। लाखों करोड़ों का जो है व्यापारियों का मतलब वो बैंक का कर्जा माफ कर दिया, पर किसान का कर्जा 1 लाख का भी माफ नहीं करा, या 2 लाख का भी नहीं करा, और उसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही है, महाराष्ट्र में तो खासकर आ रही है बहुत ज्यादा ऐसी खबरें। ये भी भ्रांतियां दूर होनी चाहिए ना, ये सारे। एक और मैं कहूंगा, अभी एक प्रश्न उठा था हमारे दिल्ली में कुत्तों के बारे में। मैंने उसमें कहा भी, पूरे मंच पे जंतर मंतर पे कहा कि भाई हमारी जो संस्कृति थी, पहली रोटी गाय के लिए निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालो। तो ये संस्कृति हम लोग भूल गए हैं। परिवार की महिलाएं अपने लिए रोटी नहीं बना पाती, वो भी बाहर से मंगाती हैं, या डबल रोटी खा के गुजारा करती हैं। तो रोटी निकलने की कुत्ते और गाय की तो बात ही नगण्य हो गई है। तो ये चीजें मैंने मंच पे कहा कि भाई हमारी संस्कृति आज हिंदुस्तान में 5 की संख्या से भी लगाए तो कम से कम 20 करोड़ घर होंगे। पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ रोटी गाय के लिए निकलेगी, एक रोटी कुत्ते के लिए निकलेगी, तो सब कुत्तों का भी पेट भर जाएगा, गाय का भी पेट भर जाएगा। वो आपको मतलब काटेगा क्यों जब उसका पेट भरा होगा, जब वो उसका मरता क्या नहीं करता वाली बात है। वो कुत्ता काटेगा ही जब जब उसको रोटी नहीं गिरेगी। नहीं तो हम तो गांव में भी देखा, रोटी खाने का टाइम होता है वो बेचारे अपने आप आ जाते हैं, उनको समय का भी ज्ञान होता है, इस समय ये रोटी खाते हैं। वो जब ही आता है और चुपचाप बैठ जाता है, उसको रोटी गिर जाती है वो अपने आप चला जाता है खा के। तो ये चीजें हमारी संस्कृति को भूल गए हैं सब लोग। हिंदू संस्कृति को भूल गए, मंदिर जाना भूल गए। वो टेलीफोन में समझ लो 24 में से 20 घंटे खराब कर देंगे, पर अपने मंदिर जाने के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। इस तरह की युवा संस्कृति हो रही है। सर, आपने गाय और कुत्ते की बात की तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्सर पहले सबको पता है गाय को पूजा जाता था और गाय बांधी जाती थी। एक पशु की भांति पालते थे लोग उसको। दूध का अर्जन होता था, घी का अर्जन होता था, हर चीज मिलता था। फिर खाद भी मिलती कुत्ते थी को उससे, कुत्ते खेतों के लिए को खाद लोग भी। सुरक्षा के लिए बाहर अपना खुला छोड़ते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में बदल गया। कुत्ते को लोग घर में रखते हैं और गाय को खुला छोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ पुस्तक जो अलमारी में होता था, पुस्तक की जगह जूते ने ले ली और जूते की जगह पुस्तक ने ले ली। इस बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि आप तो कुत्ते को घर में कह रहे हो, अपने बेडरूम पे अपने साथ सुलाते हैं। कई ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं मैंने। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गाय जो वो आखिरी दम तक दूध भी देना छोड़ देगी ना, वो हमारे को खाद देगी, मूत्र देगी, उससे कीटनाशक बनेंगे। गाय की उपयोगिता हमारे भगवान ने भी, कृष्ण जी ने भी कहा था कि भी गाय की उपयोगिता बहुत है, और उन्होंने भी पालन पोषण किया गाय का। और ये उनकी भावना आज तक जुड़ी रहनी चाहिए थी, पर हम लोग भूल गए। कुत्ते को पालने लगे, बिल्ली को पालने लगे, उसको घुमाने के लिए 1 घंटा खराब भी कर देंगे।
तो ये चीजें बहुत ही गलत हैं। ऐसी भावना हम अपने शास्त्रों से, अपने पुराणों से, अपनी रामायण से, गीता से जुड़ेंगे तो सारी सब चीजों का कल्याण हो सकता है। पुस्तक और जूते का कुछ। हाँ, वो तो आप पुस्तक पढ़ने की तो आजकल जरूरत ही नहीं समझते, मोबाइल में सब कुछ है। लॉकडाउन करेंगे, किताब भी निकाल लेंगे, पुस्तक भी निकाल लेंगे, वो रास्ता भी निकाल लेंगे। तो ये मोबाइल ने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। आजकल मैं तो कहूंगा, आप जैसे मैगजीन वगैरह चलाते हो, ये मैगजीन भी पढ़ना छोड़ दिया लोगों ने। जो हमारे जैसे पुराने लोग हैं वो भी इसका लाभ उठाते हैं या पढ़ते हैं, पर युवा वर्ग तो सारे दिन मोबाइल पे लगा रहता है। तो ये सबसे बड़ी दुर्भावना है, मैं तो इस समझ कहूंगा। खाना भी खाएंगे तो मोबाइल में ही ध्यान होगा उनका, वो खाना पच ही नहीं सकता। बीमारी इसलिए हो रही है शरीर में, खाने का जो रस बनता है या उस पर ध्यान देता है उसको पता ही नहीं, खाना चल रहा है या मोबाइल पे पिक्चर चल रही है या कुछ और चल रहा है। एक और चीज आजकल देखने को मिल रहा है सर, कि पहले परिवार जब एकजुट बैठता था तो चर्चा परिचर्चा होती थी, काम धंधे की हो या रिश्ते निभाने की हो या संस्कार की हो। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि परिवार एक साथ बैठा भी है तो ना के बराबर सब वो अपने मोबाइल में अपने। लगा है पूरा परिवार, चाहे मैं हूं, मेरा पोता है, मेरी पत्नी है, मेरी लड़की है, बहू है, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। आपस में कोई चर्चा ही नहीं है। संयुक्त परिवार जो होता था, एक तो संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है, दिन पे दिन टूटता जा रहा है बिल्कुल। जो उसका लाभ हानि था ना, आज मेरे घर में ऐसा ऐसा कई बार होता है, भी 10 निमंत्रण आ गए एक ही दिन के शादी में। तो एक भाई एक की शादी में चला गया, एक भाई एक की शादी में चला गया, तो सारे निमंत्रण फारिग हो जाता था आदमी। पर आजकल ये एक परिवार में है ही नहीं, मियाँ बीबी है तो वो 10 शादी भुगता ही नहीं सकते। और समाज टूटता जा रहा है, कोई रिश्तेदारी टूटते जा रही है, संबंध टूटते जा रहे हैं, कोई चाचा ताऊ मौसी बुआ, कोई कोई संबंध ही नहीं रह गया। ये सब गलत हो रहा है मेरे हिसाब से तो। पहले ये होता था सर कि घर के बड़े बुजुर्गों की बड़ी इज्जत होती थी, बच्चे उनको बहुत इज्जत देते थे और उनके कहे अनुसार अपने कार्य को हो या शिक्षा को या परिवार को संभालने की बात हो वो करते थे। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों की चिंता ना के बराबर की जा रही, जिसके कारण बहुत सारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है। कुछ तो ऐसे भी हैं को बच्चे फॉरेन चले गए हैं और अपने बुजुर्गों को यहाँ छोड़ गए हैं और उनका जब देहांत होता है तो बच्चे आ भी नहीं पाते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी समाज और संस्कृति को बिल्कुल नेस्तो नबूद करने की ओर सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। मेरे यहाँ कई ऐसे वाकये भी, मेरी कॉलोनी में भी और मेरे गांव में भी ऐसे वाकये हुए। जब अमेरिका चले गए या कनाडा चले गए, उनकी माता जी की पिताजी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार भी औरों ने किया, वो आ नहीं पाए। तो इस तरह की कहानियां बहुत हुई हैं। और आजकल तो मैं आंखों से देखता हूँ, हमारे यहाँ जो दादा है दादी है, वो जो एक कोना जो है ना गेट के साथ दे देते हैं, मेहमान आएगा वहीं की वहीं मिल लेगा, रोटी बनेगी थाली पकड़ा आएंगे, ले खा ले। मतलब ये ले खा ले, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं। तो ये चीजें बड़ी, सारा समाज ही बिगड़ता जा रहा है। पहले बच्चे बैठते थे, दादा दादी से कहानियां सुनते थे, विचार विनिमय करते थे, पुराना अनुभव की बातें करते थे, वो सब जो है ना आपस में टूट गया है बिल्कुल। तो ये आधुनिकता का ही मैं तो सोचता हूँ कि भाई इस तरह के संस्कार जो है गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसको मानेंगे तो ठीक रहेगा। आज भी हमारे यहाँ ना परंपरा से चली आ रही है रामलीला, 100-200 वर्ष हो गए। हमारा ही जो दशहरा कमेटी पंजाबी बाग है, करीब 70-75 साल से यहाँ दशहरा हो रहा है। पंजाबी बाग सबसे बड़ा दशहरा है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों लोग अपनी, कम से कम अपने आदमी याद तो रखते हैं अपनी संस्कृति को। तो ये सब टूटता जा रहा है। आजकल तो देखने भी नहीं जाते लोग, सब क्या मोबाइल पे देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं तो कहूँगा समाज का बहुत ही हानि हो रही है इस तरह। आखिरी में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया जाए कि आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कार को, अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, उनको कैसे समाज और संस्कृति से जोड़े रखना है? मेन बात तो जो हमारे हिंदू समाज में ना, एक तो जाति व्यवस्था जो है गड़बड़ हो रही है। सब लोग हिंदू एक नहीं होंगे ना अब तो। मैं तो और स्पष्ट कहने लग गया हूँ, मतलब पाकिस्तान बना था ना तो हमारे हिंदू इंडिया की तरफ आ गए, हिंदुस्तान की तरफ आ गए। अब तो यहाँ पे मतलब कोई जाने की भी जगह नहीं रह गई है, तो समुद्र में कूदो। अब तो वो कुएं भी नहीं रह गए हैं, दरिया भी नहीं रह गई है जिसमें कूद के अब अपनी इज्जत बहन बेटियां हमारी बचाएंगी। अब तो कुएं की जगह समरसेबल ने ले ली है, कुछ नहीं होने वाला।
तो इसलिए समाज इकट्ठा नहीं होगा तो हमारे तो यही कहना कि भाई दुर्दशा सामने दिख रही है, इस तरह की भावना दिख रही है। हमारे साथ थे रविंद्र गुप्ता जी। इन्होंने समाज, संस्कृति, अपनी धरोहर, सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य जिसमें अनियमितता है और जो मुफ्त के अनाज बांटे जा रहे हैं उसको लेकर के भी इन्होंने बहुत ही सार्थक सुझाव दिया। विभिन्न मुद्दों पे आपने अपनी बड़ी बेबाकी से राय रखी और हमारे दर्शकों को भी आपने एक संदेश दिया। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को अगर पकड़ के रखेंगे तो जीवन प्रयत्न चलते रहेंगे, अन्यथा धूमिल हो जाएंगे। इसी तरह बने रहें हमारे साथ, देखते रहें लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।